गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एड्रेस करते हुए एक स्टार्टअप के लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट कैसी होती है, उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, किस तरह के लोगों को हायर करने की ज़रूरत है, जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिस चल रहा है उसके हिसाब से आई विल ट्राई एंड एड्रेस दोज इश्यूज एंड bring to the best my knowledge, my expertise into recruitment, which I've been doing for the last almost 25 years. स्टार्टअप जो है वो एक किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक नया बिजनेस होता है जिसको वो अपने आइडिया से प्रमोट करने की कोशिश करता है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि विद फाइनेंसिंग बीइंग परमिटेड एंड इजीली अवेलेबल थ्रू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड थ्रू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, फंडिंग की जो रोल है दैट हैज बिकम वेरी क्रिटिकल इन दिस काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट। पहले जो स्टार्टअप होता था, लोग अपने घर के पैसे लगा के स्टार्ट करते थे, खुद के पैसे उसमें कमाए हुए लगाते थे। अब जो है किसी और का पैसा लग रहा है, जिससे थोड़ी सी परिभाषा जो है स्टार्टअप की चेंज हो गई है कि आप कितना फंडेड हैं, कितना नहीं फंडिंग किया हुआ है, ये सारी चीजें क्रिटिकल हो जाती है। जब फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है तो खर्चा भी जो है आदमी अपने हिसाब से सोचने लगता है, प्लान करने लगता है। बट जनरली एक एज अ मैन पावर रिक्रूटर, एज अ मैन पावर कंसल्टेंट, जो हम लोगों की एक्सपर्टीज रही है, जो मैंने देखा है इंडस्ट्री के अंदर, आपको ये समझने की जरूरत है कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग मैन पावर क्या है। हमें इसलिए नहीं वो रिक्वायरमेंट क्रिएट करना है क्योंकि मेरे पास फंड अवेलेबल है और उसके हिसाब से हम एक एक्सपर्टीज को बिल्डअप कर ले, नहीं। हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बंदा चाहिए, जो बंदा हमारे लिए काम करे और हमारी चीजों को सही डायरेक्शन में ले जाके खड़ा कर सके। बहुत बार जब फंडिंग अवेलेबल होती है, लोगों के पास पैसा होता है, तो उनके दिमाग में ये आता है कि अगर हम 10 लाख का बंदा ले लेंगे, अगर हम 15 लाख का बंदा ले लेंगे, या किसी आईएम से हम बंदा उठा लेंगे, या किसी आईआईटीएन को उठा लेंगे, तो वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बट नहीं, बहुत बार ऐसा देखा गया है इंडस्ट्री के अंदर कि अच्छे लोग होते हैं, बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनका काम करने का तजुर्बा होता है, बट वो स्टार्टअप में फेल कर जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने खुद के बिजनेस वेंचर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, काफी लंबे समय तक एक अच्छी बड़ी कंपनी के साथ काम करने के बाद, जिसमें कि उन्होंने एक तरह से बहुत बड़े बड़े टर्नओवर को ड्राइव करा हुआ है, बहुत रेवेन्यू जनरेट करा हुआ है, एक लार्ज स्केल पे इंडिया लेवल की कंपनी खड़ा करने में सहयोग दिया हुआ है, और वो लोग जब खुद का अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से, फेल कर जाते हैं। बहुत बार उनकी कैलकुलेशंस हेवायर चली जाती है, बहुत बार उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन प्रॉब्लम कर जाता है। बट ये कोई पैरामीटर नहीं है कि बहुत अच्छे लोग आप लगाएंगे तो आपकी जो है बिजनेस सही तरीके से चल जाएगी। स्टार्टअप के लिए बहुत रिक्वायरमेंट की जरूरत समझने की है कि भाई आपको क्या चाहिए, आप किस तरह के बंदे के साथ आप सरवाइव कर सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, उसकी पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए आपको किस तरह के स्किल की रिक्वायरमेंट है। वो स्किल इजिली अवेलेबल है नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा एंड उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा। किसी भी प्रोफेशनल के लिए जो एक कॉर्पोरेट सेटअप में कहीं पे जॉब कर रहा है, बहुत आसानी से स्टार्टअप में ज्वाइन करने के लिए, आ जाने के लिए तैयार होना, ये बड़ा मुश्किल काम है। इवन जब आप पैसे ज्यादा देते हैं तो भी उसका एक जो रिस्क का एपेटाइट होता है, वो उसको ड्राइव कर रहा होता है कि वो सोल्यूशन में जाए, वो आपकी स्टार्टअप को ज्वाइन करे या नहीं करे। इसलिए बिफोर कमिटिंग टू दैट प्रोजेक्ट, you need to convince that person on the idea, on the business that you are trying to build up, and एक बार जब वो सिंक में आ जाए, जब आपकी चीजों को समझने लगे, आपके सपने के साथ वो एक तरह से सिंक में खड़े हो जाए, उसी चीज को सोचने लगे, उसी तरह से सोचने लगे, तब वो शायद आपके लिए मेंटली तैयार हो गया होगा। तब उसको आप ऐसो कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए पैसे की थोड़ी उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम दे सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो कहीं ना कहीं एक रिस्क उठा रहा है आपके ऊपर।
आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। तो एक एक जो डिलेमा होती है हर प्रोफेशनल के लिए कि भाई वो अगर अपनी जमी जमाई गृहस्थी के लिए जो एक नौकरी उसने पकड़ रखा है, जहां वो कर रहा है, एक सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वहां से छोड़ के वो स्टार्टअप में जाए नहीं जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। और वहां पे कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट का लेवल बिल्डअप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बंदा ये सोचता है कि अगर मुझे 5,000 रुपये फालतू दिया जा रहा है किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करने के लिए, तो वो पैसे मुझे 1 साल मिलेगा या 3 महीने बाद वो स्टार्टअप बंद कर दिया जाएगा। तो 3 महीने बाद अगर मैं हैसो छोड़ देता हूं जॉब, या मुझे निकाल देती है या बंद हो जाती है कंपनी, तो मैं 15,000 रुपये फालतू तो कमा लिया, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि 3 महीने मुझे और नौकरी ढूंढने में बैठना पड़ जाए घर पे। तो इसलिए वो रिस्क लेना नहीं चाहता है। तो ये स्टार्टअप के लिए हायरिंग में बहुत स्पेशलाइज रिक्वायरमेंट है कि ट्रस्ट की फैक्टर बिल्डअप की जाए। पहले आप उसे कन्विंस करें कि वो जो काम कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट के साथ वो जुड़ रहा है, उसके अंदर लॉन्गिविटी है, उसके अंदर जो विजन है वो बहुत सही है, और केवल एक ब्रांड वैल्यू या कहने के लिए या बताने के लिए है सो हायरिंग नहीं करी जा रही है। बहुत बार हम लोगों ने ऐसा देखा है कि भाई इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं जो प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसके बाद ऐसो किसी स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि उनकी कैपेसिटी है, वो कुछ कीड़ा उनके अंदर होता है कि भाई हम अच्छे लेवल पे स्केल अप करके खुद की इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। वहां पे भी ये चैलेंज बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि भाई जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो प्रोजेक्ट की साइज होती है, वो बहुत बार है सो रेवेन्यू नंबर्स जो है वो बहुत अलग तरह से कैलकुलेट हो जाता है। आप बहुत बॉयंट होते हैं क्योंकि आपको एक जमी जमाई बिजनेस को रन करने की आदत हो गई होती है, और उस नंबर को आप किसी नए प्रोडक्ट के साथ कन्वर्ट करने में या उस चीज को लागू करने में बहुत मुश्किल होती है। अब हिंदुस्तान लीवर का कोई प्रोडक्ट है या कल को आईटीसी का कोई प्रोडक्ट है, वो ब्रांड पे बिक रहा है। उसे बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि भाई कोई भी बंदा आके चला चलाया ब्रांड बेच सकता है। लेकिन जब आप है सो किसी नए प्रोडक्ट के साथ जाते हो, दुकान पे खड़े होते हो, तो पहले तो दुकान वाला टाइम ही नहीं देता है आपको सुनने के लिए। वो है सो आपको एंटरटेन नहीं करता है। वो बोलता है कि जिस समय कस्टमर ना हो उस समय आप आके बैठना, मिलना, करना। वो बोलेगा कि उधार पे रख दो, सामान अच्छा एक कोने में डाल दो, ये कर दो, बड़े तरह के दुर्व्यवहार होते हैं। उसको झेल के वो बंदा अपने रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं एक जगह विजिबिलिटी बनाने की कोशिश करता है। और जब आईटीसी का बंदा जाता है या डाबर का बंदा जाता है या कोई हिंदुस्तान लीवर का बंदा जाता है, वो 25 प्रोडक्ट लेके उस दुकान के ऊपर चढ़ रहा होता है, जिसमें 10 ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत अच्छे बिक रहे होते हैं, और बाकी के 15, चूंकि वो हिंदुस्तान लीवर का है इसलिए उसे हैसो रखने की मजबूरी होती है। तो दुकानदार जो है वो 25 के 25 प्रोडक्ट का ऑर्डर उसको दे देता है। यही चीज किसी नए स्टार्टअप में अगर किसी नई कंपनी के साथ करें तो नहीं होता है। सिमिलर आईटी के अंदर है। अगर आप हैसो इन्फोसिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप टीसीएस रिप्रेजेंट कर रहे हो, या किसी और ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो एक ब्रांड वैल्यू है, एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है जहां पे कर रहा है। लेकिन एक छोटे स्टार्टअप में जहां की एक बंदा 3 लोगों के काम कर रहा है, वैसा एंटरप्राइज वाला बंदा जो है वो ढूंढने पे मिलता है। वो किसी इन्फोसिस या आईटीसी या किसी इस तरह के आईटीसी इन्फोटेक या टीसीएस से या किसी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से आपको मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप उसको लेके तो आ जाएंगे, ल्योर करके पैसे के ऊपर लेके आ जाएंगे, लेकिन उससे डिलीवरी जो है कहीं ना कहीं आप वो नहीं करा पाएंगे जो आपको एक्चुअली जरूरत है। छोटे सेटअप में होता क्या है कि आप एक बंदा रखते हैं, उससे 2-3 काम करा लेते हैं, उससे हर तरह की चीजें जो है आप खुद कर लेते हो, क्योंकि एंटरप्रेन्योर एट द एंड ऑफ द डे करता है। जब हम लोगों ने काम शुरू करा था तो मैं खुद ही प्यून भी होता था, क्योंकि पेमेंट कलेक्ट करना हो तो क्लाइंट से पेमेंट चेक लेने के लिए चले जाए। क्यों? क्योंकि भाई वो चेक आने में, कुरियर करेगा तो वो 4-5 दिन लग जाएगा, 2-3 दिन बैंक में लग जाएगा, तो 7-8 दिन लग जाएगा। वो 7-8 दिन आप वेट करने को तैयार नहीं होते हो। देन व्हाट इज द सोल्यूशन? देन व्हाट यू डू इज कि उसको आप एक अच्छे से पैकेजिंग करते हो कि भाई मेरा अपना इंटरेस्ट है कि मैं आऊं और क्लाइंट से मैं मिलूं। तो मैं एक स्टोरी बिल्डअप करा था कि मैं पेमेंट लेने खुद चला जाता था, ये लोगों को बताता था कि भाई मैं इसलिए आता हूं क्योंकि मैं है सो कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डअप करता हूं। So Matt, that is one of the reasons why. So I am coming just to meet you, have a cup of tea, try and understand your requirement better,
एंड पेमेंट उसके साथ में एक बाई प्रोडक्ट हो गया जिसे मैं कलेक्ट कर लेता था। और ये टोटल कहानी जो है मैं बेचता इस तरह से था कि जिससे सामने वाले को ये लगता था कि भाई ये कस्टमर रिलेशनशिप बहुत अच्छा करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप तो मैनेज कर ही रहे थे, बट देन कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव ये था कि वो जो 7 दिन मेरे पेमेंट को आने में लगता था वो मिनिमाइज करके कर दिया। अब वो खैर इंटरनेट बैंकिंग का टाइम है तो अब है सो उसके लिए बोलने और करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट देन these are challenges which you face when you are kind of running a company which is a startup। छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपको देखना पड़ता है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं जिनके साथ हम स्टार्टअप्स हैं जिनके साथ हमने काम करा है। इट्स अ वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट, अच्छा है, बहुत डायनामिक आइडियाज होते हैं, बट देन कहीं ना कहीं रियलिटी को भी देखने की जरूरत है। आपको खर्चे बांधने की जरूरत है, आपको खर्चों को देख के करने की जरूरत है। बहुत ओवरबोर्ड जाके आप हायरिंग के ऊपर कर देते हो। बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, जैसे बहुत बार हम जब बात करते हैं तो प्रोमोटर्स के थॉट प्रोसेस बड़े सही होते हैं, बहुत अलाइंड होते हैं, बट वो रियलिटी से दूर लगते हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि भाई वो एम्प्लॉय फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, उनके लिए एक्सीडेंट की प्रीमियम देंगे, मेडिकल इंश्योरेंस करा देंगे, ये है। बट देन एट अ स्मॉलर स्केल ऑफ ऑपरेशन दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। बहुत बार इट टेक्स टाइम जब आप उस लेवल पे पहुंचे जहां पे कि आप उन चीजों की अफोर्डेबिलिटी बना पाए। जब तक वो बनता नहीं है तब तक आप है सो उन खर्चों को अपने सर के ऊपर बांधते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके बैलेंस शीट को गड़बड़ाता है, जो एट द एंड ऑफ द डे सस्टेनेबिलिटी को क्वेश्चन मार्क करता जाता है। इसलिए हायरिंग अगर आप एज अ इंडस्ट्री देखें या एज अ स्टार्टअप के लिए स्पेसिफिकली अगर बात करें, बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। हमेशा उन बंदों के ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है जो आपके लिए एफर्ट करने को तैयार हो, जो आपके आइडिया से कन्विंस्ड हो, एंड जो आपके लिए एक्स्ट्रा माइल जाके उस ड्रीम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सके। ना कि वैसे लोग जो एक बने बनाए ब्रांड को बेचने में सक्षम रहे हों। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो कर नहीं सकते हैं या वो कर नहीं पाएंगे, मैं ये बोल रहा हूं कि वो उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, उनकी चीजें अलग हैं, उनकी डेफिनेशन अलग है। तो वहां से आप अगर किसी बंदे को लेके आते हैं तो वो जरूरी नहीं है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट कर जाए। थैंक यू।